स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA के आदेश में इंटरवीन करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद नॉर्दर्न कर्नाटक के कुछ इलाकों से नाराज़गी भरी रिएक्शंस आने लगी हैं। कावेरी रिवर साउथ इंडिया की प्रमुख नदियों में से एक है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी रिवर है। तमिलनाडु के लिहाज से देखें तो ये वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी नदी तमिलनाडु को नॉर्थ और साउथ दो हिस्सों में बांटती है। इस नदी की ओरिजिन कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में ताला कावेरी से होती है। कोडागु हिल्स से नीचे फ्लो करने के बाद कावेरी नदी डक्कन प्लेटू से होकर फ्लो करती है और यहीं ये दो आइलैंड्स का फॉर्मेशन करती है, श्रीरंगपट्टना और शिवाना समुद्रा। शिवाना समुद्रा में ये नदी 91 मीटर यानी 299 फीट नीचे गिरती है और भारत के दूसरे सबसे बड़े फाल यानी झरने का निर्माण करती है। उसके बाद तमिलनाडु में यह नदी धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। वहाँ से ये सलेम कस्बे से बहते हुए मेट्टूर पहुँचती है। यहीं 1934 में मेट्टूर डैम बनाया गया था। रिजर्वायर से गुजरने के बाद इसमें भवानी नदी प्रमुख ट्रिब्यूटरी के तौर पर मिल जाती है। आखिर में बंगाल की खाड़ी में गिरने तक ये रिवर करीब 765 किलोमीटर्स का सफ़र तय करती है। रिवर कावेरी और उसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियों हरांगी, हेमावती, कबिनी, भावानी, लक्ष्मणा तीर्था, नॉयल और अर्कावती को मिलाकर इसका पूरा कैचमेंट एरिया करीब 81,155 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। ये रिवर कुल मिलाकर 3 स्टेट्स कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के अलावा एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी से होकर फ्लो करती है। इस रिवर के वाटर का बंटवारा कैसे होगा, इसके लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल ने 2007 और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2018 में दिए गए अपने जजमेंट में एक आउटलाइन के जरिए तय कर दिया है। इसके लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की व्यवस्था की गई है। यह अज्यूम किया गया कि इसमें साल भर में 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट यानी TMC फीट पानी अवेलेबल रहता है और इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 284.75 TMC फीट, तमिलनाडु को 404.25 TMC फीट, केरल को 30 TMC फीट और पुडुचेरी को 7 TMC फीट पानी देने के कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन पर अपनी सहमति जताई। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA और इसकी असिस्टिंग बॉडी कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC जून 2018 से अस्तित्व में आई थी। इनका काम ट्रिब्यूनल और कोर्ट के फैसले के इम्प्लीमेंटेशन को देखना था। कर्नाटक के किसान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के इशू से बहुत अपसेट हैं। इसकी वजह यह है कि इस साल मानसून थोड़ा वीक रहा, खासकर कर्नाटक के उस इंटीरियर साउथ इलाके में जहां कावेरी नदी की ओरिजिन होती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 जून से 23 सितंबर के बीच इलाके में 27% कम बारिश हुई। कर्नाटक के कोडगु और केरल के वायनाड के इलाकों में तो 43% और 56% कम बारिश हुई। ये एरियाज कावेरी की ट्रिब्यूटरी काबिनी के कैचमेंट एरिया में आते हैं। कर्नाटक में 4 रिजर्वायर हैं। कर्नाटक की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि रिजर्वायर में 53.42% की शॉर्टफॉल रही है। ऐसी सिचुएशन में पर डे 5,000 क्यूसेक वाटर तमिलनाडु को देना कर्नाटक के लिए नुकसानदेह होगा। तमिलनाडु के लिहाज से देखें तो कावेरी बेसिन में लोअर राइपेरियन स्टेट होने के कारण तमिलनाडु कर्नाटक द्वारा छोड़े जाने वाले पानी पर ही डिपेंडेंट है, खासकर साउथ वेस्ट मानसून के दौरान, क्योंकि तमिलनाडु इस सीज़न में रेन शेडो जोन में पड़ता है और यहाँ बारिश कम होती है। सेंट्रल वाटर कमीशन के पास मौजूद 21 सितंबर के डेटा में तमिलनाडु को सिर्फ 40.76 TMC फीट पानी मिला है, जबकि उसे नॉर्मल सिचुएशन में 112.11 TMC फीट पानी मिलना चाहिए था। पानी के शॉर्टेज के कारण 3 लाख एकड़ में कम समय में तैयार होने वाली कुरुवाई क्रॉप पर संकट मंडरा रहा है। वहीं खबरें आ रही हैं कि कई और जगहों पर भी फसलों को नुकसान हो रहा है। इसके बाद की अगर बात करें तो आने वाले हफ्तों में लॉन्ग टर्म क्रॉप संबा के लिए भी पानी की ज़रूरत होगी, जो कि 125 से 135 दिनों में तैयार होती है। ये फसल 15 लाख एकड़ में लाखों भूमिहीन मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराती है। संबा क्रॉप की खेती का ज़्यादातर हिस्सा अक्टूबर से दिसंबर के बीच आने वाले नॉर्थ ईस्ट मानसून में होता है।
ये मानसून साउथ वेस्ट से ज़्यादा अनसर्टेन होता है। इरिगेशन के अलावा कावेरी नदी कई ज़िलों के लिए ड्रिंकिंग वाटर का भी मेन सोर्स है। ऐसे में CWMA ने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला तैयार किया है। हालांकि इसमें पैरामीटर्स और दूसरी बातों को लेकर कंसेंसस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 262 के तहत इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 कानून को लागू किया गया था, जिसके प्रोविजंस कुछ इस प्रकार थे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि किसी स्टेट द्वारा किसी रिवर वाटर रिलेटेड कंप्लेंट पर वो एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। ये वाटर डिस्प्यूट इंटर स्टेट रिवर या रिवर वैली के वाटर से रिलेटेड हो सकता है। इस ट्रिब्यूनल में एक चेयरमैन समेत 2 मेंबर होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जज होते हैं। इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता है और सभी पार्टीज को मानना पड़ता है। अब तक कुल 9 ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 4 ने ही कुछ डिसीजंस दिए हैं। रावी और व्यास रिवर्स के लिए बने ट्रिब्यूनल्स को 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इन ट्रिब्यूनल्स ने अब तक कोई डिसीजन नहीं दिया है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट भी तय नहीं की गई है और न ही चेयरमैन और मेंबर्स के लिए कोई एज लिमिट है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मुताबिक फरवरी 2022 तक ऐसे 5 ट्रिब्यूनल्स एक्टिव हैं जो वाटर डिस्प्यूट्स को देख रहे हैं। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल 2, महानदी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, महादाई वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, रवि एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल, वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 को अमेंड करने वाला एक बिल, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019 जुलाई 2019 में लोकसभा में पास हुआ था। इसमें इस बात का प्रोविज़न किया गया है कि ऐसे डिस्प्यूट्स का निपटारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन कमेटी बनाकर निगोशिएशंस के जरिए होना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।